जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। यहाँ हम आपके लिए मनोविज्ञान से संबंधित पार्ट 3 अधिगम लेकर आए हैं। इससे आधारित आपको जो भी प्रश्न आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या होता है हम पहले इसे समझेंगे। इससे संबंधित आपको एक प्रश्न आ जाता है कि अधिगम क्या है। तो अधि प्लस गमन, अधि का मतलब होता है अधिक और गमन का मतलब होता है जाना या किसी की ओर बढ़ना। तो क्या हो गया, अधिक की ओर बढ़ना। तो अधिगम हमारा क्या कहलाया, अधिगम अधिक की ओर बढ़ेंगे यानी कि सीखना। अधिक का मतलब क्या हो गया, अत्यधिकता में जो हमारे पास है उससे भी अधिक होना, और गमन मतलब जाना या बढ़ना। तो अधिगम का जो शब्द निकल के आया वो क्या आया, अधिगम का मतलब क्या हो गया, सीखना। ठीक है, सीखना क्या है। अब आपको प्रश्न आ जाएगा कि सीखना क्या है, ऑप्शन दिए होंगे। तो सीखना क्या है, वहाँ पे एक अधिगम होगा तो हम अधिगम वाले पर टिक लगा देंगे कि सीखना अधिगम है। अब अधिगम के अंतर्गत परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि आपसे अगर पूछा, ऑप्शन दिया, ऑप्शन तो बाद में दिए होंगे, आपको दिया होगा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो डैश दिया हुआ है वो हो जाएगा अधिगम। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, हम अधिगम पर टिक लगा देंगे। अब उसके बाद इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से वो पूछ सकता है कि जिसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा हम कुछ सीखते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यहाँ पे वो लिख सकता है लाना। अब वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधिगम। वो ऐसे भी उसे ही अधिगम कहते हैं, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। ऐसे भी वो प्रश्न कर सकता है। तीसरा वो प्रश्न ऐसे कर सकता है कि सीखने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसको बात एक ही चल रही है पर इसको घुमा के वो पूछ सकता है कि सीखने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अधिगम ऑप्शन दिया होगा, हम अधिगम पर टिक लगा देंगे। अब वो इसी को कैसे पूछ सकता है, विकास और अधिगम प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास और अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो विकास और अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये आपके प्रश्न आ सकते हैं। और उसके बाद अगर वो आएगा कि अधिगम को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, तो देखो अर्थ निकालना भी अधिगम है, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास करना भी अधिगम है, विवेचना व कार्य करना भी अधिगम है। ये अधिगम को प्रदर्शित करते हैं। अगर ये सारी चीजें आ जाएं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, अधिगम पर हम टिक लगा देंगे। अब संज्ञानात्मक विकास के जो अंग पूछे जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन दिया होगा दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श। अगर ये 3 ऑप्शन दिए हैं तो हम तीनों पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के ये तीनों ही अंग हैं। एक तो दृष्टिकोण होना, भावनाएं होना और आदर्श होना। क्योंकि कोई भी बालक हुआ, बालक कोई सा भी होगा, या तो वो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों से, या तो वो व्यक्तिगत रूप से सीखेगा या दूसरों से सीखेगा, वो दोनों प्रकार से ही सीखता है। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, वो अनुभव भी करेगा, स्वयं भी सीखेगा, पूछेगा भी, सुनेगा भी, सोचेगा भी, तर्क भी करेगा और लिखेगा भी। वो इन सभी प्रकारों से अपना काम करेगा। तो पहला क्या है, वो अनुभव भी कर सकता है, स्वयं भी कर सकता है, पूछकर भी कर सकता है, पूछेगा भी। बालक यहाँ पे भाई उसमें इतनी बुद्धि आ जाती है कि वो अनुभव कर सकता है और वो स्वयं भी काम को कर सकता है, और वो किसी से पूछेगा भी, उसके मन में आ जाएगी दुविधा तो वो पूछेगा भी, वो किसी की बात को सुनेगा भी, और वो सोचने की भी उसमें क्षमता हो जाती है, उसमें तर्क करने की भी क्षमता हो जाती है, और उसमें लिखने की भी क्षमता हो जाती है। तो वो इन सभी प्रकारों से अधिगम कर सकता है। अब मानव विकास का अवस्था का विभाजन, मोस्टली ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि मानव विकास की अवस्था का विभाजन। तो अवस्था का जो विभाजन है, मानव की अवस्था, भाई शारीरिक अवस्था का जो विभाजन है, शरीर की अवस्था का जो विभाजन है, विकास की अवस्था का जो विभाजन है, वो है पहला हमारा विकास गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद शैशवावस्था हो जाती है, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब आपका आ जाता है जो
तीन चार अवस्थाएं वो मेन अवस्थाएं जिनमें से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा शैशवावस्था से आ जाता है, दूसरा हमारा बाल्यावस्था से आ जाता है, तीसरा हमारा किशोरावस्था से आ जाता है। ये तीन और वृद्धावस्था, ये चार अवस्थाएं मुख्य बताई हैं, ये तो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। वृद्धावस्था के अंतर्गत ही युवावस्था, प्रौढ़ावस्था सम्मिलित होती है ना। और पर यहाँ पे शैशवावस्था में गर्भावस्था भी आ जाती है, पर जो मेन अवस्थाएं बताई हैं वो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन से संबंधित आते हैं। पहला वो शैशवावस्था से देता है, बाल्यावस्था से देता है और उसके बाद वो दे देता है किशोरावस्था से। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर आपका शैशवावस्था। तो सबसे पहला वो प्रश्न करता है कि शैशवावस्था होती है, वहाँ ऑप्शन कई ऑप्शन दिए होंगे, पर एक ऑप्शन में दिया होगा जन्म से 6 वर्ष, कभी कभी 5 वर्ष भी दिया होता है, तो हम जन्म से 6 वर्ष वाली अवस्था पे टिक लगा देंगे। अब दूसरा प्रश्न वो ऐसे भी कर सकता है कि जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो वहाँ शैशवावस्था भी होगा, बाल्यावस्था भी होगा, किशोरावस्था भी होगा, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, कोई भी अवस्था दे देगा, पर जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, हमें पता है वो शैशवावस्था में पाई जाती है, तो हम शैशवावस्था पर टिक कर देंगे। वो ऐसे भी एक और प्रश्न वो कर सकता है शैशवावस्था से, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, वहां पर भी यही सारे ऑप्शन होंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सारे ऑप्शन, गर्भावस्था, पर हमें पता है भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था हमारी शैशवावस्था है। उसके बाद आपको प्रश्न वो कर सकता है, अनुकरण व दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, फिर से ही ये ऑप्शन दे सकता है, तो हमें पता है अनुकरण व दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। ये ही 4 प्रकार के आपको प्रश्न आएंगे, इसके अलावा प्रश्न वो शैशवावस्था से नहीं देगा। उसके बाद आ जाता है आपका बाल्यावस्था से जो प्रश्न आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, वो है पहला वही सेम आ जाएगा आपका कि बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की होती है। तो बाल्यावस्था आप ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक की बाल्यावस्था आंकी गई है। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि लंबाई एवं भार में वृद्धि होती है, कौन सी अवस्था में लंबाई एवं भार में वृद्धि होती है। ऑप्शन में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारे ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। तो हमें पता है कि लंबाई एवं भार में वृद्धि बाल्यावस्था में होती है। सीखने की गति मंद हो जाती है किस अवस्था में, ना किशोरावस्था में होती ना शैशवावस्था। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, शैशवावस्था लगा देते हैं कि सीखने की गति, भाई छोटा बच्चा है 6 वर्ष तक का, उसकी गति इतनी तीव्र कहाँ होगी, पर नहीं, सीखने की गति मंद हमेशा बाल्यावस्था में होती है। उसके बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चा दूसरों से, उसकी खुद की बुद्धि जागृत हो जाती है ना, तो वो खेल कूद ये सब ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका चिंतन व तर्क शक्तियों का विकास। भाई बच्चा सोच, क्योंकि वो सुन रहा है, भाई वो अपने उसमें आ रहा है, जिज्ञासा उसकी उत्तेजित होती है, तो वो सोचता है तो वो उसमें तर्क भी करता है, क्योंकि वहाँ से वो अनुकरण करके आ रहा है, दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति अपने साथ में लेके आ रहा है, कि शैशवावस्था से वो गुण अपने साथ में लेके आ रहा है। जब वो तीव्र दोहराने और अनुकरण करने की प्रवृत्ति अपने साथ में यहाँ पे उसमें समाहित है, निहित है उसमें, तो जब ये वाली प्रवृत्ति आ गई तो वो चिंतन भी करेगा, यानी कि वो सोचेगा भी और वो उस बात पे तर्क भी करेगा। तो चिंतन व तर्क शक्तियों का विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, क्योंकि ये चीज़ तो वो उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये बाल्यावस्था से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। उसके बाद अगर वो देगा किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न देगा, तो किशोरावस्था की पहली, भाई किशोरावस्था कब से कब तक की है, तो किशोरावस्था आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक की है। दूसरा प्रश्न आपका वो कर सकता है, मित्र बनाने की तीव्र प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है, तो मित्र सबसे ज़्यादा हम किशोरावस्था में बनाते हैं। इसके बाद हमारी स्मरण शक्ति बढ़ना। अब क्यों स्मरण शक्ति बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे वो पहले उसने अनुकरण कर लिया, दोहरा लिया, वो आ गया बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में आने पर उसने अनुकरण दोहराने पर चिंतन भी कर लिया, तर्क शक्तियों का भी विकास कर लिया। अब इसके बाद जब उसने चिंतन किया और तर्क शक्तियों का विकास किया, तर्क से उसकी बातें, जो उसकी मेमोरी है,
वो उसकी मेमोरी लॉस ना होकर क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ अगर वो उसकी मेमोरी बढ़ गई यानी कि उसकी स्मरण शक्ति का बढ़ना, वो कहाँ आ गया, किशोरावस्था में, क्योंकि ये चीज़ तो उसके अंतर्गत पहले से ही है। तो स्मरण शक्ति बढ़ना कहाँ आ गया, किशोरावस्था के अंतर्गत आ गया। वो आपको चौथा प्रश्न पूछ सकता है, स्थायित्व आता है किस में आता है, जब यहाँ पे बालक चिंतन भी कर लिया, तर्क भी कर लिया और स्मरण शक्ति भी बढ़ गई, अब उसे सोचने समझने की सारी अब उसके अंदर बुद्धि आ गई, तो वो वहाँ पे ठहराव ले आएगा अपने अंदर, क्योंकि अब उसे पता है कि क्या सही क्या गलत है। यहाँ पर वो ठहराव के साथ आ जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर ठहराव आएगा, जो ठहराव उसे कहाँ ले जाएगा, युवावस्था के अंतर्गत ले जाएगा। काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। यहाँ पे बच्चा कोई भी हो, किशोर किशोरी, वो यहाँ पे एक दूसरे से प्रेम जागृत करने लगते हैं, उनके अंदर मूल प्रवृत्ति जागृत होती है काम की, इच्छाओं की। काम का मतलब होता है इच्छाएं, प्रेम, इसकी मूल प्रवृत्ति जागृत होना वहाँ शुरू हो जाता है। बालिकाओं में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं, ये भी किशोरावस्था में ही होता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि लंबाई, भार व मांसपेशियों का तेजी से बढ़ना। भाई बाल्यावस्था में तो इतना नहीं बढ़ेगा, पर किशोरावस्था में वो बिल्कुल हर चीज से परिपक्व होके आ रहा है, तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, भार भी बढ़ेगा और मांसपेशियों का भी तेजी से बढ़ना होगा, तभी तो वो युवा बनेगा। युवा कब बनेगा, जब उसमें ये सारी संभावनाएं हो जाएंगी, ये सारी चीजें जागृत हो जाएंगी, तभी तो वो युवा में बढ़ेगा। भाई 18 वर्ष तक ये सारी जागृत हो गई तो वो युवा हो गया, वरना वो युवा हो ही नहीं पाएगा। तो लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना व मांसपेशियों का तेजी से बढ़ना, वो कहाँ पर हो जाएगा, किशोरावस्था में ही हो जाएगा, तभी वो युवा कहलाएगा। अब इसमें भी क्या होता है, 12 से लेकर 14 वर्ष तक तो लड़कियां बढ़ती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत मोस्टली पूछ लिया जाता है कि 12 से 14 वर्ष तक बढ़ती हैं लड़कियां और 14 से 18 वर्ष तक लड़कों की लंबाई व मांसपेशियां बढ़ती हैं। इस वाले पे सभी लोग क्वेश्चन को गलत कराते हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर उलट पुलट करके पूछ लिया जाता है, हेर फेर कर दिया जाता है और बच्चे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं कि 12 से 14 लड़कियां हैं और 14 से 18, हमेशा लड़कियां अव्वल रहती हैं। आप इस बात को करके लड़कियां कर लें, और लड़के हमेशा, अब लड़कों को यहाँ पे मैं सपोर्ट के लिए पीछे, भाई लड़के हमेशा सपोर्ट करते हैं इसलिए वो पीछे रह जाते हैं बेचारे। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। लड़कियों को आगे करने का मतलब क्या हो गया, लड़कियां अव्वल हो गई। अव्वल वो कैसे हो गई, मैं दोनों को ही यहाँ पे किसी को डिमोलाइज नहीं करूंगी, यहाँ पे वो लड़के क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं इसलिए बेचारे वो पीछे रह जाते हैं, तो कि लंबाई व मांसपेशियां बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित आपके ये प्रश्न आ जाएंगे। अब गिलफोर्ड के अनुसार उन्होंने क्या कहा, सृजनात्मकता के तत्व बताए गिलफोर्ड ने। इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। पहला है तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। अब तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता से क्या मतलब है कि जो बच्चा वर्तमान की स्थिति है उससे हटकर आगे सोचना, जो हमारी प्रेजेंट की कंडीशन है हम उसको ना सोचकर हम उससे फ्यूचर को हम अपना सोचे, फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में जब हम सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और चिंतन को मूर्त रूप दे देते हैं, इसमें क्या होता है, सृजनात्मकता का गुण विकसित हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये वाली आपकी कौन सी स्थिति कहलाती है, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता हो जाती है सामंजस्य। अब इसमें आ जाता है आपका सामंजस्य। सामंजस्य कैसा होता है कि बालक तथा व्यक्ति असामान्य रूप से जो भी प्रासंगिक विचार होते हैं, तथ्य होते हैं, उनमें क्या करता है, समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। तो सामंजस्य बिठाता है, यानी कि तालमेल जो बिठाता है वो सामंजस्य सृजनात्मकता कहलाता है। समस्या की पुनर्व्याख्या किसके अंतर्गत होती है, तो सृजनात्मकता की समस्या की पुनर्व्याख्या क्या कहलाती है, समस्या, जो भी हमारी समस्या है उसका समाधान करना, वो हमारा सृजनात्मकता का मुख्य तत्व कहलाता है। कि समस्या की पुनर्व्याख्या हम किसके, सृजनात्मकता के अंतर्गत कर सकते हैं, यानी कि समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। अन्य के विचारों में परिवर्तन लाना,
सृजनात्मकता कहलाता है। जैसे कि तर्क है, चिंतन है तथा प्रमाण द्वारा दूसरे व्यक्तियों को परिवर्तित करना। अब किसी ने किसी बात का उदाहरण दिया, तो अगर वो कुछ बात गलत बोल रहा है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है। तो प्रूफ देना, तथ्य करना, तर्क करना, और तर्क के विचार से, प्रमाण पत्रों के द्वारा या चिंतन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी बदल सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? वो सृजनात्मकता कहलाता है। अब हमारा आ जाता है सृजनात्मक क्षमता के विकास करने के प्रमुख तरीके। अब हम सृजनात्मक क्षमता के विकास को कैसे कर सकते हैं, उसका प्रमुख तरीका है, पहला तो है हमारा तथ्यों का अधिगम। हम तथ्यों के अधिगम के द्वारा कर सकते हैं कि जैसे कि कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई समस्या आ रही है, तो उस समस्या का हम समाधान कर सकें, समस्या का समाधान करें। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भी समस्या, बच्चों को सीखने सिखाने में जो भी समस्या आ रही है, जो तथ्य आ रहे हैं वो क्या हैं, हम उनका समाधान करें। अब दूसरा आ जाता है हमारा मौलिकता। तो यहाँ पे मौलिकता से क्या हो जाता है आपका फंडामेंटल, है ना। तो फंडामेंटल जो हमारे तथ्य हैं हम उनको प्रदर्शित करें, शिक्षण में हम उनको प्रदर्शित करें, तभी हम बच्चे को सिखा सकते हैं। अब हमारा तीसरा मूल्यांकन। अब आपको पता होगा बालकों में अपना मूल्यांकन करने का स्वयं विकास करना, कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आता है, हम कितने होशियार हैं, ये इसकी जानकारी बच्चा अगर खुद कर सकता है तब वो अधिगम अच्छा कर सकता है। अब चौथा हमारा आ जाता है समस्या के स्तरों की पहचान। अब जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि आखिर हमारी समस्या क्या है, तो हम वहाँ पे हम पहचान नहीं करेंगे, तो हम बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा समस्या के स्तरों की पहचान करके उसको हम दूर कर सकते हैं। जो भी समस्या है उसका स्तर क्या है, मतलब उसके कौन कौन से स्टेप हैं कि जिससे बच्चा अधिगम करने में असफल हो रहा है, तो वो समस्या हम पहचान करेंगे तो ही हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, अधिगम उसका करा सकते हैं। पांचवा हमारा आ जाता है जांच। जांच के द्वारा भी हम कि हाँ बच्चे का टेस्ट, कहते हैं ना कि हमने पढ़ाया क्लास में, अच्छे से पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अब हम टेस्ट क्यों लेते हैं, टेस्ट का मतलब हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, वो क्यों लेते हैं कि हमें पता चले कि आखिर बच्चे ने कितना प्रोग्रेस कर लिया। तो जांच भी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आ जाता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, जैसे हमने बच्चों को वाद विवाद करना सिखाया है ना, खेल कूद सिखाया, स्काउटिंग सिखाया, एनसीसी के कार्य कराए हमने, बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। इनके माध्यम से भी हम आराम से सिखा सकते हैं कि हमें पता रहेगा कि हाँ बच्चा हमारा किस चीज़ में कितना पारंगत हो सकता है। तो अधिगम पाठ से संबंधित आपको केवल यही प्रश्नों में से प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा आपसे कोई वो दूसरा प्रश्न नहीं कर सकता है। ये आपके रीड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूपी टेट भी आपका आने वाला है, यूपी टेट के लिए भी आप इस वाले पार्ट को अच्छे से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।